हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हम। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आई है ना, वर्धा शिक्षा हमने पढ़ ली थी, बुनियादी शिक्षा। अब चलिए उसके आगे यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, और हाँ पीडीएफ आपको चाहिए, जिन जो लोग नए जुड़े हैं है ना, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है पीडीएफ के लिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उस पर क्लिक करके जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लें। पीडीएफ सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं ये बात उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नए जुड़े हैं, क्योंकि कमेंट्स करते हैं ना कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये चीज़, तो ये चीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं। सर जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष कब प्रस्तुत की थी? तो जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष सन 1944 में प्रस्तुत करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शिक्षा की सार्जेंट योजना किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन एकदम उटपटा सा छपा हुआ है ना, तो सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर फिलहाल आंसर हमारा 1944 बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम वैसा हम पढ़ चुके हैं। सार्जेंट प्लांट के किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया गया था? तो इसमें कुछ विशेष वर्ग के बच्चे थे जिनको निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया गया था। तो वो कौन सा वर्ग था? 6 से 14 वर्ग के बालकों के लिए दिया गया था, जैसा कि गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, योजना का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति कितने वर्षों में शीर्ष पर भारत को पहुंचाना है? तो जो सार्जेंट की योजना थी, रिपोर्ट थी, इनके अनुसार जो है क्या था कि भारत को भी इंग्लैंड की भांति हम शिक्षा के मामले में शीर्ष पर पहुंचाएं, मतलब सभी लोगों को शिक्षित करें, है ना। तो ये कितने वर्षों तक इस लक्ष्य को पहुंचाना था? तो इसका लक्ष्य था, इन्होंने 40 वर्ष रखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सार्जेंट रिपोर्ट के में सिफारिश की गई थी। सार्जेंट रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, किसकी की गई थी? शिक्षा के प्रकार की, या शिक्षा के सभी अंगों पर, या राजनीति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सार्जेंट जो रिपोर्ट थी उसमें शिक्षा के सभी अंगों पर सिफारिश की गई, मतलब शिक्षा के प्रकार है, शिक्षा के सभी अंग, मतलब वहाँ पर हर प्रकार की पूर्व प्राथमिक थी, माध्यमिक थी और उच्च स्तर, सारी मतलब सारे अंग उसमें शामिल थे, ठीक है। तो मतलब ये बाकी जो आयोग रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा से लगभग रहा, कोई निम्न शिक्षा से, प्राथमिक से, है ना, कोई माध्यमिक। तो यहाँ पर जो थी ये सभी अंगों के ऊपर डिपेंड था, मतलब इसमें सभी अंगों की सिफारिश की गई थी। तो सार्जेंट ने कितने वर्षों में शिक्षा के पुनरुद्धार की योजना बनाई थी? तो कितने वर्षों में? 40 वर्षों में, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था। क्वेश्चन का तरीका घुमा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट। अब ये देखिए, सार्जेंट योजना, इसको हम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी कहते हैं। तो इसकी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं इसकी रिपोर्ट को? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दूसरे नाम से पूछा गया है ना, तो यहाँ पर देखिए कौन है? सार्जेंट योजना ही सही विकल्प है। नेक्स्ट है, सार्जेंट योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट तो जाना ही जाता है युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना। अच्छा, ये नाम क्यों? ये दोनों फिलहाल सही हैं। क्यों सही हैं युद्धोत्तर शिक्षा विकास? क्योंकि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, क्योंकि जब वो विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब उनकी विजय हुई तो उन्होंने भारत की शिक्षा की दयनीय दशा थी उस पर अपना ध्यान दिया, ठीक है। और क्योंकि युद्ध के बाद, ठीक है, युद्धोत्तर शिक्षा, क्योंकि युद्ध 1945 तक चला था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना 1939 से 1945 तक, लेकिन 44 में लगभग इसके मतलब युद्ध समाप्ति की ओर चल रहा था, और तभी ध्यान दिया गया, और इसीलिए इसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना कहा जाता है। आगे प्रश्न है, योजना का उद्देश्य कम से कम 40 वर्ष की अवधि में भारत में शैक्षिक योजनाओं के उसी, यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा कटा हुआ है, उसी का निर्माण करना है जिस पर इंग्लैंड पहुंच चुका है। टारगेट यह है कि इंग्लैंड जिस स्थिति में शिक्षा के मामले में पहुंच चुका था, तो उसी स्थिति में 40 वर्ष की अवधि में भारत को पहुंचाना था, है ना। तो ये कथन पूछा गया है, तो ये कथन फिलहाल इसका आंसर जो डी दिया गया है नरुल्ला एवं नायक ने, ठीक है, ये इनका कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा
किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है? जो राष्ट्रीय शिक्षा है वो किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार? तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर, या प्राथमिक, या माध्यमिक, या उच्च? तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये चारों की बात करी गई है इस रिपोर्ट में, लेकिन कहा गया है इनके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा है वो निर्भर किस पर करेगी? पूर्व प्राथमिक पर, क्योंकि इसी में अगर बालक पूर्व प्राथमिक स्तर में सभी बालक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा जो बनेगी वो उसी पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है सार्जेंट योजना के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु के बालक बालिकाओं के लिए होनी चाहिए? अब यहाँ सार्जेंट शिक्षा के अनुसार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पूर्व प्राथमिक स्तर जो 3 से 6 वर्ष, जो प्रेजेंट टाइम में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है ना 2020 की, जो अभी पूरी तरीके से सभी राज्यों में लागू नहीं, कुछ राज्यों ने लागू कर दिया है, तो 3 से 6 वर्ष है इसकी आयु, सेम ऐसे ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, नगरों में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, यह सिफारिश किस रिपोर्ट ने की थी? तो किस रिपोर्ट ने की थी? सार्जेंट रिपोर्ट ने ही करी थी। तो शिशुशालाएं मतलब जो पूर्व प्राथमिक स्तर, या इसे आंगनबाड़ी, प्रेजेंट टाइम की आंगनबाड़ी कह सकते हैं। शिशुशालाओं का मुख्य उद्देश्य शिशुओं को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना था? तो किस प्रकार की? सामाजिक अनुभव की शिक्षा, या शिष्टाचार की शिक्षा, या शिल्पकला की, या फिर ए बी दोनों? तो देखिए यहाँ शिशुशालाओं की बात हो रही है, तो शिशुशालाओं को शिल्पकला की नहीं बल्कि सामाजिक अनुभव की शिक्षा और शिष्टाचार मतलब उनका व्यवहार अच्छा हो, ठीक है, उसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी इनकी रिपोर्ट के अनुसार। शिशुशालाओं में नियुक्त की जानी चाहिए किसको? केवल अध्यापक या केवल अध्यापिकाएं, है ना, या अध्यापक और अध्यापिकाएं दोनों? फिलहाल इसका आंसर केवल अध्यापिकाओं की। देखिए सार्जेंट रिपोर्ट उस टाइम की है, फिर भी आज की टाइम से कितना मैच करती है ना, जो कि आंगनबाड़ी व्यवस्था में देखिए केवल महिलाओं को नियुक्त किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर कम से कम कितने करोड़ वार्षिक व्यय का अनुमान था? कितने करोड़ वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया था उस समय? तो 3 करोड़। किस पर? पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर। सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? तो कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट के स्मृति पत्र को कितने विभिन्न नामों से पुकारा जाता है? तो सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से पुकारा जाता है, सार्जेंट योजना के नाम से भी, है ना, और भारत में युद्धोत्तर जो अभी हमने बताया था इसके नाम से भी पुकारा जाता है, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसी के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ई, 5 ऑप्शन दिए हैं तो करेक्ट विकल्प ई वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट में मतलब सार्जेंट रिपोर्ट में किस स्तर की शिक्षा तक विचार किया गया है? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, या इंटरमीडिएट स्तर, या उच्च स्तर? फिलहाल यहाँ पर वैसे तो सभी बनना चाहिए ना, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, किस स्तर की शिक्षा तक मतलब कहाँ तक? तो उच्च स्तर तक था ना, मतलब प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक, तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प डी होगा, तक। अगर यहाँ पर क्षेत्र की बात होता तो सभी आंसर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बेसिक शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए? बेसिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए इनके अनुसार, सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार, या अंग्रेजी माध्यम में, या आधारभूत शिल्प के माध्यम में, या उपरोक्त ए और सी दोनों? तो यहाँ पर देखिए मातृभाषा में होनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम से भी फिलहाल अंग्रेजी माध्यम का नहीं है, लेकिन आधारभूत शिल्प के माध्यम से होनी चाहिए थी, तो करेक्ट विकल्प दोनों बनेंगे, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक हाई स्कूल स्तर की शिक्षा में भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है इनके अनुसार। तो भाषा का माध्यम यहाँ पर मातृभाषा को फोकस किया गया था, हालांकि अंग्रेजी को भी रखा गया था, लेकिन अंग्रेजी को द्वितीय भाषा में रखा गया था। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए? आंतरिक होना चाहिए था, बाह्य, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट विकल्प ए वाला बनेगा। बेसिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया था? तो बेसिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया था, मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर। हाई स्कूल की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए थी उनके अनुसार, है ना। तो यहाँ पर देखिए अनुसार जरूर लिख के देगा सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि
हर रिपोर्ट या जो योजनाएं थी उनकी कहीं ना कहीं उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंतर, किसी ने प्राथमिक स्तर की बात की, किसी ने माध्यमिक, है ना। तो यहाँ पर टॉपिक के लिए ऐसा दिया गया है यहाँ पर, इसलिए आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे 100%। कुछ उनके अनुसार, किसी न किसी के अनुसार जरूर दिया होगा, ठीक है। तो 11 से 17 वर्ष यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सार्जेंट योजना ने हाई स्कूल के छात्रों से कितने प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश की? तो कितने प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश की है यहाँ पर? 60%। फिलहाल ये आंसर मुझे नहीं मिला, ना तो इजी नोट्स की पुरानी वाले में था, है ना, मैंने उसे पढ़ा, और ना मुझे ऐसा नेट पे फिलहाल सर्च करने पर इतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर ए दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों को कितने प्रतिशत अनुमान होना चाहिए? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन याद रहे कि ये क्वेश्चन पता है, इसमें आंसर तो सी वाला दिया है करेक्ट, ठीक है, और सही भी है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा सकता है प्राथमिक, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने शायद पढ़ा हो, अगर टेट और सुपर टेट के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक है तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्राथमिक स्तर का जो अनुपात है वो और है, उच्च प्राथमिक स्तर का और है ना। तो ऐसे उस टाइम में इस योजना के अंतर्गत जो है, जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर था वो 30:1 था, ठीक है, ये रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको प्राथमिक स्तर का नहीं बल्कि माध्यमिक स्तर का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं, फिलहाल हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जी हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948-49 का है, ठीक है। टॉपिक नंबर आपका 12 है और आपकी 3rd यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। जी हाँ, तो चलिए देखिए, इसके अलावा अगर अदर यूनिवर्सिटी के हैं, कोई भी अयोध्या यूनिवर्सिटी या फिर कानपुर या फिर आगरा, है ना, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अगर आपका टॉपिक है ये वाला तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि अदर यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं, तो मैं उनको बता दूं, अगर टॉपिक मैच कर रहा है तो यही आएगा, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आएगा। फिलहाल चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ? तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, ऐसे इसमें दिया गया है क्योंकि ये जो स्वतंत्रता के बाद का जो आयोग आपका है ना, राधाकृष्णन आयोग 1948 का है ना, तो स्वतंत्रता के बाद का पहला आयोग है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बना के यहाँ पर दिए गए हैं। फिलहाल ये आयोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आगे के 2 आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पर मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी अजीबोगरीब क्वेश्चन बनाए गए हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन बनने चाहिए थे इसमें नहीं बनाए गए हैं, तो इसको आप एक बार डिस्क्रिप्टिव ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से पूरी तरीके से, भाई ये दिन में मैं मान लीजिए 2 वीडियो, कभी कभी 3 वीडियो देता हूँ, तो उसमें आपके 1 से 2 घंटे बहुत लगते होंगे, है ना। तो इसके अलावा आप लोग भी पढ़ते रहिए, ताकि तभी अच्छे मार्क्स आपके आ पाएंगे। केवल इसी के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी निकाले जा सकते हैं। फिलहाल बहुत डीपली नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर कैसे निकाले जा सकते हैं ये हम आपको बताते ही रहेंगे ना। तो ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ? चलिए देखते हैं। 1947 में, जैसा कि आपको पता होगा, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था, है ना। तो पहले का ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, तो ये भी आपको पता होगा, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त, ये तो पता है, इसमें बताना ही कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति पर किसने विचार किया? तो विश्वविद्यालय की स्थिति पर किसने? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने विचार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए कौन सी परिषद ने विचार किया था? तो कौन सी परिषद ने विचार किया था? यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद तो थी ही, प्लस अंतर विश्वविद्यालय परिषद भी थी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है सर सार्जेंट आयोग। सर जॉन सार्जेंट ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? तो कब अपनी रिपोर्ट? 1944 में प्रस्तुत करी थी। ये पिछले टॉपिक का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
है ना। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा विभाग को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में किसने प्रदान किया। स्वतंत्र इकाई के रूप किसने प्रदान किया था, केंद्रीय शिक्षा विभाग का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, भारत सरकार ने इसको प्रदान किया था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता कब प्रदान की। जो केंद्र सरकार है उसने प्रांतों को, ठीक है, प्रांत मतलब जो प्रेजेंट टाइम में समझ लीजिए एक तरीके से राज्य बने हुए हैं ना, उनके लिए आर्थिक सहायता कब प्रदान करी थी। तो सन 47-48 में जो अनुदान आयोग गठित हुआ था, है ना, उसमें। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना, देखिए अनुदान आयोग गठित 46 में हुआ था, लेकिन जो पूरा सहायता दी थी 47-48 में। केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार करके 1945 ईस्वी में, जैसे कि सार्जेंट योजना आप पढ़ चुके हैं 1944, है ना, तो इसको स्वीकार करके 1945 में किसका गठन किया गया था। ठीक है, तो किसका गठन किया गया था, शिक्षा योजनालय का और पॉलिटेक्निक कॉलेजों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन, अभी हमने बताया था आपको 1946 में इस अनुदान समिति की गठन मतलब इसका किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल पॉलिटी से कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में दिए गए हैं, फिलहाल एक नज़र देखते चलेंगे, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जैसे ऊपर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान गठित कब किया 1946 में, है ना, या फिर जो सार्जेंट आयोग, ये तो पिछली बार हम पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर में आंसर पता होगा, 1950 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। संविधान लागू होने की बात हो रही है। नेक्स्ट है 11 नंबर, यह किस अनुच्छेद में है। अब यहाँ पर आर्टिकल पूछे गए हैं, किस अनुच्छेद में है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसा कि भारतीय संविधान में ऐसा वर्णित किया गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो इक्वलिटी, जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार, तो उसमें जो शिक्षा का अधिकार है ना, वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 नंबर अनुच्छेद है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का वो करता है ना, तो यहाँ पर यही बताता है कि इस आधार पर धर्म, जाति, है ना, भाषा, इन सब के आधार पर शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, हो चुका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में, जो संविधान के प्रारंभ, थोड़ा सा पीडीएफ डल रहेगी, है ना, इसमें देखिए आप देख लीजिएगा। जो पीडीएफ प्रोवाइड किए फिलहाल वही है, और मुझे भी किसी ने प्रोवाइड ही की थी, आप लोगों में से किसी ने, है ना, तभी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ फिलहाल। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। फिलहाल ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, 100% इंपॉर्टेंट नहीं है। मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में, जो मानवाधिकार घोषणा पत्र था, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुना होगा ना, एक संस्था है, वैश्विक संस्था। ठीक है, तो यूएनओ का जो घोषणा पत्र था, उसके किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब जैसे भारतीय संविधान है ना, वैसे वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र है ना, जो 1948 में हुआ, 10 दिसंबर जो 1948, जैसे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना, तो ये जो घोषणा पत्र हुआ, तो इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद, उसमें भी अनुच्छेद है ना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है, लेकिन आंसर शीट में, ठीक है, लेकिन आपका जो करेक्ट विकल्प होगा वो इसमें शायद सी होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई था इसमें, ये नीचे 17 नंबर दिख रहा है, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए, और ऊपर जो 13 नंबर है ना, तो मानवाधिकार घोषणा पत्र किस अनुच्छेद में प्रत्येक, 17 और 13 एक बार मैच करेंगे जरा सा हम लोग।
घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया? और यहाँ पर भी क्या है, घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है और अनुच्छेद इसमें 26 होगा। 25 ऑप्शन में दिया आपका करेक्ट, लेकिन अनुच्छेद 26 होगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं दास, हाँ चलिए क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद में है ये बताना है। तो ये अनुच्छेद नंबर 3 में है, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब की गई? तो जो यूएनओ था उसके द्वारा मानवाधिकार। तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शन 46 और 48। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 1948, जैसा कि हमने अभी बताया भी था। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई थी या घोषणा करी गई थी। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, आपको पता होगा। मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में, मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र था उसके किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को, ये तो वही क्वेश्चन है ना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है? मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में है। भारतीय संविधान को लागू करते समय नागरिकों के लिए कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट किया गया था? जैसे कि आपको प्रेजेंट टाइम में पता होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार के थे, ठीक है। और 1976 में, ठीक है, 1976 में नहीं 78 में शायद हटाया गया था इसको हमारे संविधान से, जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, ठीक है। बाद में इसको हटा दिया गया था। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का विचार निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, पूरे पॉलिटी बेस्ड हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। जो शैक्षिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं संबंधित है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको इसमें दिया है तो हमने देख लिया फिलहाल। जबकि इसमें जो टॉपिक है ना राधा कृष्णन आयोग है या विश्वविद्यालय आयोग, तो उसमें से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए इसमें, है ना। और वैसे थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना भी पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे? एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की जो सीनेट थी उसमें कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, 100 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संपत्ति के मूल अधिकार को कब वापस लिया गया? है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 1978 में संपत्ति के अधिकार को वापस ले लिया गया था। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय, भारतीय संविधान के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है पूछा जा रहा है। नीति निर्देशक है तो या फिर मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है ना, जो कि 12 से 35 तक है ना, अनुच्छेद तक। फिर मौलिक कर्तव्य की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट बनेगा मौलिक कर्तव्य बनेगा, क्योंकि 51 का, ठीक है, 51 का की बात हो रही है, इसमें जो है ये शामिल किए गए थे या वर्णित है इसमें, ठीक है। आपका टॉपिक फिनिश होता है। चलिए फिलहाल हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे तेजी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। कौन सा है?
माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसको। मुदालियर शिक्षा आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, और मुदालियर शिक्षा आयोग, इसका मतलब दोनों नाम, कोई भी नाम पूछे जा सकते हैं। इसका गठन कब हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में बहुत ज़्यादा जरूर रखनी है। एलयू के पेपर में इससे पूछे भी गए थे, है ना। कोठारी आयोग की स्थापना और उसका गठन, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ेंगे। पीडीएफ थोड़ा डल रहेगी, थोड़ा सा क्वालिटी को क्लियर कर दीजिएगा। फिलहाल जो भी है मैं वही प्रोवाइड कर रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 या 23 दिसंबर 1953। फिलहाल गठन 1952 में ही हुआ था, ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। देखिए, जितने भी आयोग हैं उनके गठन कब हुए, है ना, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके अध्यक्ष कौन थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गठन, अध्यक्ष और किस टाइप की शिक्षा से संबंधित थे, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च। तो इतना अगर आपको तैयार हो तब भी 10-15 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे पूरे कोर्स से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसे क्योंकि मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है तो इसीलिए ये इसके अध्यक्ष से, इन्हीं के नाम पर पड़ा था। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग, ये तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए किसने आग्रह किया? भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए, अब यहाँ किस आयोग की बात हो रही है? फिलहाल ये सब मिसप्रिंट होने की वजह से है ना, काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज हम आंसर यहाँ पर देने की कोशिश पूरी करेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट है, आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर यही इसी आयोग की बात हो रही है, ठीक है, मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाना, या फिर माध्यमिक शिक्षा का आधार शिल्प हो, या माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस आयोग का गठन किस लिए किया गया था? कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की निर्धारित की गई, है ना, कितने वर्ष की निर्धारित की गई? जो माध्यमिक शिक्षा थी इसके वर्ष निर्धारित किए गए थे, है ना। तो ये कितने वर्ष के लिए निर्धारित करी गई थी? यहाँ पर 7 वर्ष के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्धारित करी गई थी। जैसे 6 to 12 अगर हम जोड़ेंगे ना तो 7 वर्ष होगा यहाँ पर। या फिर आयु इसकी बात करें, आयु के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से, यहाँ क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, काफ़ी डल पीडीएफ लग रही है ना, देखने में काफ़ी प्रॉब्लम लग रहा है इसमें। माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक होगी? तो जो माध्यमिक शिक्षा थी वो किस कक्षा से होगी भाई? ये 6 से कक्षा 12 तक ही तो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण काल का कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया था माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। एक 6 से 8, है ना, और एक इसके ऊपर 12th क्लास तक। अब यह पूर्व माध्यमिक या फिर माध्यमिक के नाम से भी जाना जा सकता है। देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन वही दिया गया है। शिक्षण काल के 2 भाग कौन से थे? अब यहाँ मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जाए तो इस क्वेश्चन को आप ढूंढते फिरेंगे कि पूरे कोर्स में कहाँ से आया, है ना। तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षण काल के 2 भाग कौन से हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आयोग का नाम जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा? जूनियर एक माध्यमिक था 6 to 8 और उच्चतर माध्यमिक जो 9th to 12th तक था। तो उपयुक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन थे। 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्ष थी? तो जो पहले डिग्री कोर्स की अवधि थी वो यहाँ पर क्या थी? 3 वर्ष थी, ठीक है। अभी जो यहाँ पर जूनियर वाली थे। माध्यमिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना था और व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास भी करना था। नेतृत्व शक्ति का विकास, मतलब लीडरशिप की भावना या विकास उसका होना चाहिए था, ये इसके उद्देश्य थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए आयोग ने कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया था? तो कितने? 224 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया था आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की। अब यहाँ पर इस आयोग की बात हो रही तो नाम याद रखिएगा, जो टॉपिक चल रहा है ना, वही आयोग आपका चल रहा है, मुदालियर आयोग। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान समस्याओं की जांच के लिए कितने अध्यायों का प्रतिवेदन तैयार किया था? तो कितने अध्यायों का? 15 अध्यायों का। मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे? तो मुदालियर आयोग के सदस्य बताने हैं, इसमें 7-8 सदस्य थे। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लक्ष्मण गोस्वामी, एम.एन. बसु, एस.एस. चारी, जॉन क्रिस्टली। तो ये चारों विकल्प यहाँ पर सही थे। मुदालियर आयोग के, देखिए इतना टेंशन ना लीजिएगा कि इतना डीपली क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर से भी बनाए हैं, डीपली भी बनाए हैं। तो वहाँ भी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एवरेज में रहेंगे, कुछ क्वेश्चन डीपली भी रहेंगे। तो उसमें आपको जो आते हैं वही करने हैं, बाकी ये इसी वजह से दिया जाता है कि आपको 100 में से इतने करने हैं। ठीक है, तो मेरी उम्मीद से आप, अगर आपको 75 करने हैं तो उसमें 100% भाई 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 60 से 70 के बीच में तो करेक्ट कर ही लेंगे आप लोग, है ना। इतना खुद पे विश्वास रखिए। तो मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? तो सचिव कौन थे? A.N. बसु। मुदालियर आयोग जो था इसके सचिव, सेक्रेटरी कौन थे? A.N. बसु थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव कौन थे? तो उस समय सचिव कौन थे? के.जी. से, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के, ठीक है, सैदेश थे। वो मुदालियर आयोग के थे, या यहाँ पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव थे। ठीक है, मैं यहाँ पर संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के महासचिव कौन थे? तो शिक्षा मंत्रालय के जो महासचिव थे वो कौन थे? एस चारी थे। शिक्षा मंत्रालय के सह सचिव। ठीक है, सचिव अलग थे, सह सचिव अलग थे। माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों में, अब देखिए नाम याद करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो इसको देखिए टिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको भाई आपने वो नियम सुना होगा ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, है ना। तो अभ्यास से हर चीज़ को सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, जो थॉर्नडाइक के नियम थे ना, आपने पढ़े होंगे साइकोलॉजी में। तो अभ्यास करने से ही, और जो विस्मृति का नियम क्या है भाई, जितना अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे हम भूलते जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करिए। आप बीएड कर रहे हैं, आपको ये सब तो पता है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों के किन गुणों का विकास किया जाना चाहिए? बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक। तो फिलहाल यहाँ पर सही सभी हैं। नेक्स्ट है, हमें पूर्व अंकित सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण इकाई और तैयारी का स्तर मान नहीं है, और इस अवधि के अंत में छात्र यदि चाहे तो जीवन के उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने और उपयोगी व्यवसाय को अपनाने की स्थिति में होना चाहिए। तो यह कथन किसका है? यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये आयोग का है। तो यहाँ पर आयोग कौन सा भाई चल रहा है? मुदालियर चल रहा है। तो चलिए ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवीन संगठन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष बाद होना चाहिए? जो नवीन संगठन है ना, उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष बाद होना चाहिए? तो यहाँ पर 4 से 5 वर्ष बाद, मतलब कि 4 से 5 वर्ष बालक को शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के ग्रामीण विद्यालय में पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो ग्रामीण विद्यालय में आपको क्लियर ही हो रहा होगा, बागवानी और पशुपालन दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर है, केंद्र व राज्य सरकारों को मेरिट के आधार पर चुने छात्र को क्या देना चाहिए? मेरिट के आधार पर जो टॉप लोग आते हैं उनको क्या करना चाहिए? मेडल या पुरस्कार देना चाहिए या सर्वोच्च स्थान देना चाहिए? भाई सर्वोच्च स्थान कहाँ से मिलेगा? निःशुल्क छात्रत्व। निःशुल्क छात्रत्व मतलब आगे की पढ़ाई के लिए जो छात्र रूप है वो निःशुल्क मिलना चाहिए, मतलब आगे की पढ़ाई फ्री करनी चाहिए। ये यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोग ने स्त्री, इसको ऊपर स्लाइड कर दें। आयोग ने स्त्री या बालिकाओं के लिए किस विषय की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए? मतलब आयोग ने जो है स्त्रियों के लिए या बालिकाओं के लिए कौन से विषय के लिए जो है विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसा सुझाव इसमें दिया गया था। वो कौन सा सब्जेक्ट था? गृह विज्ञान, मतलब होम साइंस। शिक्षा से संबंधित मामलों में शिक्षा विभाग को परामर्श देने के लिए राज्य में किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए? मतलब ये सब किसके अकॉर्डिंग? मुदालियर के अकॉर्डिंग। तो किसका गठन किया जाना चाहिए? राज्य के अकॉर्डिंग है तो राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद। फिर किसी कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 30 से 40 संख्या एवरेज में होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर ये भी हमारा टॉपिक फिनिश होता है, मुदालियर है ना। आप देखेंगे कोठारी आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पेज पर शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग। अब देखिए इसे किस किस नाम से, शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी आयोग हैं खासतौर से स्वतंत्रता के बाद का आयोग सबसे इम्पोर्टेंट आयोग रहेगा शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग, जो कि आपके सिलेबस में रखा गया है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। PDF थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इसीलिए हम बार बार कहें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा PDF क्लियर नहीं हो पा रही है। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया? अब शिक्षा आयोग की बात करें या फिर कोठारी आयोग की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। अब देखिए ऊपर आपको हेडिंग दिखा दें, यहाँ पर 1964-66 क्यों पड़ा होता है? इसका गठन 64 हुआ था, लेकिन पूरा कार्य करते करते जब रिपोर्ट दी तब वो 66 हो गया था ना, इस वजह से ऐसा लिखा जाता है। तो 64 में गठन पूछे तो 64 में। फिर शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? राधाकृष्णन थे, विलियम हंटर थे, मुदालियर थे या फिर प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा कोठारी आयोग हो, तो जाहिर सी बात है कोठारी के नाम पर ही पड़ा है, तो दौलत सिंह कोठारी इसका करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट है 1966 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन जब गठन का इसका कोठारी आयोग था उस समय के शिक्षा मंत्री जो कौन थे? SC छांगला। ठीक है, कौन थे? SC छांगला, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन, अब देखिए पिछले टॉपिक का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा का आ गया ना, तो फिलहाल देख लीजिए पुनर्गठन समिति की। अब यहाँ स्थापना की बात हो रही है ना, तो 52 में उसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कथन पूछा गया है, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा समपहलुओं प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, प्राविधिक का सर्वेक्षण करे और संस्तुतियाँ प्रस्तुत करे, जिसमें समस्त स्तरों पर हमारी प्रणाली और उन्नत करने से सहायता मिल सकती है। तो यह कथन किसका है? यहाँ पर यह कथन दिया गया है, देखिए यहाँ पर DS कोठारी का है या फिर JP नायक का है या राधा कृष्णन का है या दाऊद का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट विकल्प है यहाँ पर राधा कृष्णन का ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन इस बारे में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो यही दिया गया है बुक में, लेकिन कोठारी आयोग का चैप्टर चल रहा है और क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स करके दिए जा रहे हैं तो हो सकता है राधा कृष्णन भी हो, कोठारी भी हो, कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन डाउटफुल वाले छोड़ दीजिए, इनको याद करने के चक्कर में ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? कोठारी थे, राधा कृष्णन थे या फिर डॉक्टर आचार्य नारायण देव या स्वामीनाथन मुदालियर? तो माध्यमिक शिक्षा मुदालियर से संबंधित थी, तो मुदालियर यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आंसर शीट में C वाला ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए कौन सा शिक्षा आयोग नियुक्त? फिलहाल यहाँ पर शिक्षा आयोग जो कोठारी आयोग के नाम से दूसरा नाम है इसका,
है ना। तो ये कब किया गया था, तो ये कब किया, 1964 ईस्वी में गठित या नियुक्त किया गया था ना। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। अब प्रस्तुत करने की बात है तो 1966 होगा, है ना। तो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने कब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक नज़र में। अब यहाँ पर डेट सहित आपको याद रखना है। फिलहाल 1966 सही विकल्प में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 23 जून है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष तो प्रस्तुत किया 1966 में, लेकिन किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, है ना। तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, एस.सी. छांगला, जिनका नाम अभी आया था, है ना, जो शिक्षा मंत्री थे ना उस वक्त, एस.सी. छांगला, उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो शिक्षा, अगर आपको यह याद है शिक्षा मंत्री ये थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा प्रतिवेदन। तो शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था, है ना। तो कितने भागों में विभाजित था पूछा गया है, तो 3 भागों में विभाजित था। शिक्षा आयोग का क्या नाम था, शिक्षा आयोग का नाम, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। फिलहाल ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, है ना। तो प्रगति नाम से करके दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था, तो शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी कोठारी आयोग। इसका मुख्य कारण क्या था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। समग्र शिक्षा का एक इकाई के रूप में करना, या फिर सामाजिक और आर्थिक क्रांति का एक मात्र साधन शिक्षा है, या शिक्षा का आधार भारतीय हो। तो इन सभी के लिए इसका गठन किया गया था। शिक्षा का आधार भारतीय करने के लिए सामाजिक और आर्थिक क्रांति का जो है साधन शिक्षा है, ये मतलब उसके अकॉर्डिंग था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन सी शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन सी शिक्षा 10+2+3 जो प्रेजेंट टाइम में चल रही, यही प्रस्तावित करी थी। हालांकि नई शिक्षा नीति में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो वो अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से कहीं कहीं लागू हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो समय की बात है, जब पूरी तरीके से लागू हो गई तब उस पर बात करी जाएगी। शिक्षा आयोग के अंतर्गत शिक्षा के किस स्तर की जांच आवश्यक है। तो शिक्षा आयोग जो कोठारी आयोग था उसके अंतर्गत किस स्तर की जांच की आवश्यक है, यहाँ पर ये पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक या उच्च, या सभी। तो सभी के लिए जांच के लिए ये आवश्यक था, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास किसके माध्यम से हो सकता है। जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति है उसका विकास किसके माध्यम से हो सकता है। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक या उच्च, या संपूर्ण शिक्षा। तो संपूर्ण में तीनों आ जाएंगे, तो करेक्ट विकल्प तीनों होगा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चलिए। शिक्षा आयोग के अनुसार, जो शिक्षा आयोग था कोठारी आयोग, उसके अनुसार शिक्षा क्षेत्र की जांच करके किस प्रकार की प्रणाली का विकास किया जा सकता है। तो तीव्र शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सकता है, संतुलित और सुसंगठित शिक्षा प्रणाली, यहाँ पर करेक्ट बी बनेगा विकल्प। शिक्षा आयोग के पूर्व शिक्षा किस ढांचे पर आधारित थी। जो शिक्षा आयोग था ना कोठारी आयोग, उससे पहले हमारी भारतीय शिक्षा किस ढांचे पर आधारित थी, ये बताना है। तो यहाँ पर ये ब्रिटिश ढांचे पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के द्वारा किन चीज़ों का विकास किया जा सकता है। कृषि और उद्योगों का बिल्कुल सही, गरीबों को भी दूर किया जा सकता है, रहन सहन का उच्च स्तर भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था। जो शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी गई थी कोठारी आयोग, उसका कारण क्या था। देश का विकास करना, समाज का विकास करना, या दोनों, या शिक्षा के प्रति असंतुष्टि की भावना। तो किस लिए जो है इसको गठित किया गया था, क्योंकि उस समय शिक्षा के प्रति असंतुष्टि की भावना लोगों के मन में थी, इस वजह से इसका आयोग गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। फिलहाल देश के विकास और समाज के विकास की आयोग में कहीं बात ही नहीं करी गई थी। शिक्षा में जो असंतुष्टियाँ थी उनके प्रति जो है ना, वो असंतुष्टियों को दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति असंतुष्टि किन कारणों से प्रतीत हुई। जो शिक्षा के प्रति असंतुष्टि थी किन कारणों से प्रतीत हुई। निरक्षरता का समाधान नहीं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई,
विभिन्न प्रकार के उपयुक्त पाठ्यक्रम लागू नहीं हुए या उपयुक्त सभी। तो असंतुष्टि जो थी इन्हीं सभी कारणों से हुई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया? दोमुखी, त्रिमुखी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो शिक्षा आयोग था कोठारी आयोग। फिलहाल यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं कि त्रिभाषा सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आएगा ही आएगा कि त्रिभाषा फॉर्मूला आपके किस आयोग में दिया गया है ना, या किस में इसकी बात चली, या कुछ भी ऐसे घुमा के पूछ सकता है। त्रिभाषा में सूत्र में कौन सा वो नहीं था, कौन सी भाषा नहीं रखी गई। तो यहाँ पर त्रिभाषा के अकॉर्डिंग कार्यक्रम की बात नहीं समझ में आ रही, त्रिभाषा के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर, आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, कौन सा नंबर है यहाँ दिख नहीं रहा, आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय विकास के लिए कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया था आयोग ने? चलिए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। शिक्षा की उत्पादकता को जोड़ना, या शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, है तो बिल्कुल सही है। शिक्षा द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का विकास, ये भी सही है, तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य किसे कहा है? तो आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य भाषा को कहा है, नैतिक विकास को कहा है, चारित्रिक विकास को, या राष्ट्रीय विकास को। तो आयोग ने शिक्षा का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है, महत्वपूर्ण लक्ष्य की बात हो रही, वो राष्ट्रीय विकास को कहा था शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग ने शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए? शिक्षा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए थे? विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विकास, सही है। विज्ञान को प्राथमिक और विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य अंग बनाना, ये भी सही। अब ये चीज़ें क्या हैं, जब एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा बहुत याद ही रहती हैं कि शिक्षा आयोग में या कोठारी आयोग में ये मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर कैसे विज्ञान तकनीक इस सब के लिए अनिवार्यता करी गई है ना, विज्ञान विषय के लिए। और उच्च शिक्षा में कृषि और तकनीक शिक्षा का विशेष बल दिया गया, ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट, शिक्षा आयोग के अनुसार, शिक्षा आयोग जो था कोठारी आयोग, उसके अनुसार समाज व राष्ट्र सेवा को शिक्षा के किस स्तर तक अनिवार्य किया जाए या अनिवार्य बनाया गया? तो शिक्षा आयोग के अनुसार समाज व राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के किस स्तर, समाज व राष्ट्र की सेवा यहाँ पर प्राथमिक स्तर से संबंधित या माध्यमिक या उच्च या सभी? तो फिलहाल राष्ट्र सेवा की बात आ रही है तो सभी उपयुक्त विकल्प बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका टॉपिक फिनिश होता है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना कम कहें उतना ही इम्पॉर्टेंट है फिलहाल। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।